नमस्ते। फिर से आगे दोहरा रहा हूँ। पंच महापुरुष योग के बारे में मैंने बता रहा था आपको कि ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों से बनता हुआ केंद्र में बनता हुआ ग्रह के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। हमारी कुंडली में भी होगा। देखिए, वो न युतो न दृष्टो होनी चाहिए, यानी कि न किसी से दृष्ट होनी चाहिए, न ये ग्रह किसी से युक्त होना चाहिए। जब युतो न दृष्टो हो तब वो पूरा फल देगा, अदरवाइज वो किसी न किसी प्रकार से कमजोर हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, यानी कि वो वक्री हो, फिर वक्री हो तो भी वो फल नहीं देता अच्छा, वैसा जैसा फल उसको देना चाहिए। जैसे कि उच्चता हो, वक्री हो तो भी रिजल्ट नहीं देगा, सौगरी हो, वक्री हो, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो इतना अच्छा, मतलब जो उसको पंच महापुरुष योग में जो फल देना चाहिए वो फल नहीं देगा। अभी नेक्स्ट दिखा रहा हूं मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में। ये सब जो मैंने बताया सभी का, इसमें याद रखिएगा, ये सब न युक्तो न दृष्टो की बात कभी नहीं भूलिएगा, न युक्त हो न दृष्ट हो। अभी विपरीत राजयोग का मैं बता रहा हूँ। देखिए, विपरीत राजयोग को मैंने यहाँ लिखा है। अभी विपरीत राजयोग किसकी कुंडली में होता है? ज्यादातर देखिए, विपरीत राजयोग नाम ही ऐसा है कि ये दुख साथ में लेके आता है, यानी कि विपरीत मतलब ये आसानी से नहीं मिलता है। देखिए, विपरीत राजयोग 6, 8 और 12 12वें स्थान से होगा। 6, 8 और 12, इवन मैं थर्ड हाउस को भी कभी कभी देखता हूँ, थर्ड हाउस भी उसमें कभी कभी मिल जाता है। ये खड्डे का स्थान है, नुकसान का स्थान है। वो अगर जो 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में है तो पहली बात है कि ये विपरीत राजयोग बनता है, यानी कि खड्डे के स्थान का स्वामी खड्डे में होता है। यानी कि लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 6, लॉर्ड ऑफ द 8 इज इन 8 एंड लॉर्ड ऑफ द 12 इज इन 12। 6 का स्वामी 6 में, 8 का स्वामी 8 में या 12 का स्वामी 12 में हो तभी विपरीत राजयोग बनता है। 6, 8, 12 के स्वामी अगर आपस में इंटरचेंज हो, देखिए 3 तरह से होता है कि ये लोग इंटरचेंज हो जाते हैं। कभी कभी मैंने परिवर्तन भी देखा है। 6 का स्वामी 8 में होता है, 8 का स्वामी 12 में होता है, ऐसा भी होता है 12 का स्वामी 6 में होता है। किसी भी तरीके से 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी तरीके से हो जाता है या परिवर्तन होता है। लेकिन अष्टमेश 12 में हो या व्यय अष्टम में हो, षष्ठेश अष्टम में हो और अष्टमेश 6 में हो, यानी कि जो भी स्थान का स्वामी है ये इसी स्थान से संबंध करता हो और उसमें कोई दूसरे ग्रह का रोल ना हो। मतलब इसके साथ कोई भी ग्रह आ गया तो ये बात खत्म हो गई, यानी कि थोड़ा कमजोर हो जाता है ये विपरीत राजयोग। अभी विपरीत राजयोग मैंने ज्यादातर देखा कि ये नेताओं की कुंडली में होता है। नेताओं की कुंडली में 6वें स्थान में विपरीत राजयोग होता है, क्योंकि इनका काम ही है झगड़ा करना, इलेक्शंस लड़ना, ये सब 6 हाउस है। डॉक्टरों की कुंडली में होता है, वकील की कुंडली में होता है। डॉक्टर और वकील की कुंडली में इसलिए होता है कि डॉक्टरों को बीमारी से फायदा है दूसरों की, इसके लिए उनका 6वां स्थान बहुत पावरफुल होता है। वकीलों की कुंडली में 6वां स्थान इसके लिए पावरफुल होता है कि लोगों के झगड़े से इनको फायदा होता है, तो 6वां स्थान पावरफुल होता है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज मिलेगी मगर साथ में दुख भी, साथ में दुख का पैकेट भी उलाएगी। आप कभी जीतते हैं तो ये बात समझ लेते हैं कि किसी से आप किसी को हरा के जीते हैं, तो ये हराने वाला जो एक वो चीज है वो कभी ना कभी बुमरेग होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कहीं ना कहीं से, नेचर से होगा या उस आदमी से होगा, ये होना ही है। अभी अष्टम स्थान मैंने बहुत सारे ऐसी कुंडलियां देखी है, लग्नेश अष्टम में होता है, षष्ठेश भी अष्टम में होता है, व्ययश भी अष्टम में होता है, यानी कि अष्टम स्थान में पूरा पावरफुल खड़ा हो जाता है। किसी किसी की कुंडली में मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को वारसा मिलता है, इनहेरिटेंस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। और 6, 8, 12 में अष्टम स्थान का जो प्रॉपर्टीज का जो संबंध है, ये वारसे का, विपरीत राजयोग का जो वारसे का संबंध है, वो वारसा किसी के मरने के बाद आपको मिलता है। उसके साथ किसी न किसी की मृत्यु या दुख जुड़ा हुआ है। किसी की मृत्यु से LIC का पैसा है, जमीन में गड़ा हुआ पैसा है, ये किसी ने गाड़ा है, वो पैसा भी अष्टम स्थान में देखा जाता है। ऐसे लोगों को कभी कभी तंत्र वाले लोग, मैं वो काम नहीं करता, तंत्र वाले लोग ऐसे उनके घर पे जाके उस वास्तु को रिकॉग्नाइज करके दिशाएं दिखाते हैं कि यहाँ अष्टम स्थान में बहुत सारा पैसा होगा। पहले के ज़माने में वो अष्टम स्थान का मतलब ये था कि हमारे पूर्वज वो पैसा गाड़ देते थे। जब एस्ट्रोलॉजी बना था तब ऐसे बैंक अकाउंट और ये सब नहीं थे, तो लोग जमीन में पैसे गाड़ देते थे, कबाड़ वबाड़ नहीं थे तो लोग जमीन में गाड़ देते थे, घर के बराबर सेंटर में गाड़ते थे और उस पर सब घर के लोगों को पता होता था हमने कहाँ गाड़ा है। बट एक्सीडेंट से ऐसा कुछ होता था तो किसी को, फिर छोटे जो लोग हैं उनको पता नहीं होता था एग्जैक्टली गड़ा कहाँ है। ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे व्यापारियों के घर में या बड़े श्रीमंत जो राज घराने से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अष्टम स्थान में इस तरह का योग बनता है, उनको इस तरह से पैसा मिलता है। और 12th हाउस, जब 12th हाउस ज्यादा पावरफुल हो, लग्नेश जैसा ग्रह 12th हाउस में हो, षष्ठेश भी 12th में हो, अष्टमेश भी 12th में हो, षष्ठेश जैसा ग्रह 12th में होता है तो मैं ज्यादातर देखता हूँ ये नौकरी में से वो निकाल दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं और वो फिर और आगे बढ़ते हैं।
12वां स्थान है, ये चीज आपको क्या देता है कि वो आपको अकेलापन रख कर देता है, अकेला कर देता है। यू आर किक आउट फ्रॉम द जॉब और यू मे बी किक आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एवरीवेयर, जहाँ से आप सब जगह से निकाल दिए जाते हैं, ये फॉरेन लेके जाता है। यह स्थान का जो शिव योग है, ये इंसान को अकेला कर देता है, फॉरेन ले जाता है। कभी कभी मैं देखता हूँ, ये देखिए 12वां स्थान है, उसको जेल से भी संबंध है। 12th हाउस का अकेला राहु सफिशिएंट है नशा और जेल यात्रा के लिए भी। रिमेंबर, ये जो राहु 10th हाउस में नहीं, 12th हाउस में, 12th हाउस का राहु नशाखोरी के लिए भी बराबर नहीं है, तो वो विपरीत राजयोग में वो नेगेटिविटी में आ गई बात। तो ये हो गया विपरीत राजयोग का बात। याद रखिएगा, मैं ज्यादातर कुंडलियों में, कभी कभी आप इसलिए कुंडली देखना 10-15 मिनट का काम ही नहीं। कुंडली में ये सब चीजें आप देखते देखते आगे बढ़ते हैं। फिर अभी तो दशा भी आपने देखी नहीं, अभी तो नक्षत्र पर आप गए नहीं, अभी तो सिर्फ इसी को आप देख रहे हैं, वो काफी टाइम लगता है इसके लिए। अभी एक है नीचभंग राजयोग। ये नीचभंग राजयोग के बारे में बैठे बैठे बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं। नीचभंग राजयोग मैं आपको बताता हूँ। नीचभंग राजयोग में ये 3 कुंडलियां आपके माइंड में रखिएगा, और मैं इसको पहली देखिए 3 नियम है इसके। पहला नियम है, नीच का ग्रह जिस राशि में हो उसका स्वामी त्रिकोण में होना चाहिए। अभी देखिए, नीच का ग्रह यानी कि सूर्य नीच राशि का है, इसका स्वामी त्रिकोण में होना चाहिए। त्रिकोण मतलब 1, 5 और 9, ये त्रिकोण है। मैं फिर से बताता हूँ, कुंडली में कहीं भी नीच का ग्रह है, नीच का ग्रह जिस राशि में हो उसका स्वामी त्रिकोण में होना चाहिए। अभी 6, 8, 12 उसमें देखिए कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी याद रखिएगा। 6, 8, 12 कनेक्ट होते ही वो कमजोर हो जाता है। वो ये जो योग है नीचभंग राजयोग भी, ऐसा मत समझिएगा कि कहीं भी आप नीचभंग राजयोग जोड़ते रहेंगे, ऐसा मत करिएगा। अनुभव ऐसा बताता है हमारा कि देखिए, कहीं भी अगर नीच राशि का ग्रह है तो त्रिकोण में उसका स्वामी, यानी कि ये सूर्य नीच राशि का है, इसका स्वामी शुक्र है तुला राशि का, ये शुक्र त्रिकोण में होना चाहिए, यानी कि 1, 5, 9 में। ये नोट करके रखिएगा, एक ही चीज है नीचभंग राजयोग का। अभी दूसरा है, नीच का ग्रह जिस राशि में हो उसका स्वामी उच्च का हो या उसके साथ ही हो। यानी कि मैंने फिर से सूर्य नीच राशि का लिख दिया, कहीं भी हो सूर्य नीच राशि का और उसका स्वामी उसके साथ हो, यानी कि शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र उसके साथ है या ये उच्च का है। याद रखिएगा, तुला राशि का स्वामी ये उच्च का है या स्वगृही है। शुक्र देखिए, यहाँ वृषभ में स्वगृही, तुला में स्वगृही अपने ही घर का, और ये 12वें स्थान में उच्च का शुक्र, यानी कि शुक्र इस स्थान का स्वामी हमेशा जिस स्थान में नीच का ग्रह बैठा है, मतलब उसने मान लो कि इसका लॉर्ड अधिपति अच्छी जगह होना चाहिए। ये दूसरा नियम नीचभंग राजयोग का। और तीसरा और एक नियम है, नीच के ग्रह का परिवर्तन होना। जैसे कि अभी नीच का ग्रह है ये शुक्र, नीच राशि का है, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। शुक्र इसका स्वामी बुध और इसका स्वामी शुक्र, ये परिवर्तन हो गया। चतुर्थेश पंचमेश का परिवर्तन हो गया। ये कैसे भी हो, नीच का ग्रह अगर परिवर्तन हो जाता है, वो भी शुभ प्लेस पर ही परिवर्तन का ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। देखिए, यहाँ ये शुक्र अकेला ही 12वें स्थान में राजयोग है, इसके लिए ये एक्सेप्शन में आपको दिखाने की कोशिश की, अदरवाइज ऐसा नहीं है। सब जब भी कोई स्थान का स्वामी जब भी 6, 8, 12 से कनेक्ट होता है तो उसका राजयोग का जो ताकत है वो कम हो जाता है। ये परिवर्तन राजयोग की बात करी मैंने, नीच के ग्रह का परिवर्तन योग, तो ये भी एक राजयोग साबित होता है। ये नीचभंग राजयोग में बैठकर अगर चर्चा ही करनी है तो चर्चा होगा, कोई अंत ही नहीं हो सकता। तो ये नीचभंग राजयोग का मैंने जो बोला ये याद रखिएगा। ये 3 कुंडलियां कहीं ना कहीं ड्रॉ करके रखिए या अपने माइंड में रखिएगा। ये हो गया। और एक चीज आगे, अभी मैं आपको केंद्र त्रिकोण के संबंध के बारे में बताता हूँ। ये लघु पराशरी का स्टेटमेंट है और ये मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध होना चाहिए। केंद्र और त्रिकोण का मतलब कैसे, देखिए तुला लग्न है, समझो आपका, इसका स्वामी है, तुला लग्न का स्वामी शुक्र, समझो इधर है, लग्नेश दशम में हो गया। उसके साथ कहीं ना कहीं देखिए केंद्र और त्रिकोण का संबंध होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ द, यहाँ का शब्द पहले मैं आपको पूरा ये चार्ट ही कर देता हूँ। इसका स्वामी शनि हो गया। केंद्र त्रिकोण का देखिए, शनि योग कारक ग्रह है। अब कभी भी याद रखिएगा, ये जो मैंने केंद्र त्रिकोण का संबंध जो बोला, ये छोटी सी बात है यहाँ, लेकिन एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कर्क लग्न है या सिंह लग्न है तो उसके लिए मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है, याद रखिएगा। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण मतलब ये देखिए, केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है एक ही ग्रह हो तो वो ज्यादा फलदायी होता है, यानी कि शनि।
और उसके साथ लग्नेश बैठ गया, जैसे ये देखिए लग्नेश जैसे इधर बैठ गया। शुक्र और शनि की युति केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति है, और ये तो केंद्र त्रिकोण ऐसा है ही। ये बात याद रखिएगा कि ये केंद्र त्रिकोण का संबंध जरा थोड़ा अनुभव से आप समझ पाएंगे। मेष, जैसे कि कोई भी लग्न को आप देखेंगे तो देखिए, तुला लग्न को देख सकते हैं, वृषभ लग्न में भी देखिए शनि है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है। वृषभ लग्न में शनि भाग्य और कर्मस्थान का स्वामी होता है। आप लिख सकेंगे ये शनि इसका स्वामी है। मकर और कुंभ राशि का, यानी कि केंद्र त्रिकोण का एक ही ग्रह है तो वो अकेला सफिशिएंट होता है राजयोग देने के लिए। बी रिमेंबर, वो कुंडली में, हर कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शनि अगर जो अच्छा है तो अकेला राजयोग देगा, और उसके साथ शुक्र हो तो ये गज केसरी योग जैसा फल देता है। मैंने अनुभव किया हुआ। इवन वृषभ लग्न में भी शुक्र शनि की युति, तुला लग्न में भी शुक्र शनि की युति बहुत जबरदस्त फल देती है। ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी का संबंध है। अभी ज्यादातर देखिए, अभी केंद्र त्रिकोण का बात करता हूं तो मैं अभी एक चीज और बताता हूं आपको। लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ, सप्तमेश और कर्मेश, ये दोनों का संबंध कभी कभी मैं देखता हूं नेताओं की कुंडली में। नेताओं की कुंडली में ये दोनों संबंध, जैसे रोचक योग जो मैंने बताया, ये भी नेताओं की कुंडलियों में होता है। सत्ता, अथॉरिटी ये मंगल देता है, प्लस ये भी देता है। सप्तम स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी का संबंध होता है। कभी कभी मैं इनका देखता हूँ कर्मेश सप्तम में है या सप्तमेश कर्म स्थान में है, या दोनों एक साथ हो, या आइदर ये यहाँ एक साथ हो या यहाँ एक साथ हो, या लग्न में एक साथ हो। सप्तमेश और कर्मेश की युति ज्यादातर मैं नेताओं की कुंडली में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ आप हैं और यहाँ पूरी दुनिया है, और ये आपका कर्मस्थान है। आपका कर्मस्थान जब पूरी दुनिया से संबंध होता है, कर्मस्थान का दुनिया से संबंध मतलब पब्लिक से संबंध आने वाले लोग हैं, तो वो लोगों को ज्यादातर मैं पॉलिटिक्स में देखता हूँ, ये लोगों का लॉर्ड ऑफ द 7th and 10th का संबंध होता है। ज्यादातर ये माना गया है, ज्यादातर कुंडली में एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग कि ये चीज मानना ही पड़ता है। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी के संबंध के बारे में मैंने बताया। इसको डिटेल में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, कि कौन से लग्न के लिए कौन सा, जैसे कि मैंने तुला लग्न और वृषभ लग्न के लिए शनि बताया, सिंह लग्न और कर्क लग्न के लिए मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है, यानी कि वो ग्रह उसको ज्यादा नुकसानकारक कभी नहीं होता। देखिए तुला लग्न और वृषभ लग्न के लिए शनि की महादशा हो, शनि हमेशा फलदायी होता है उसको, ये उसका वो लॉजिक है उसमें। केंद्र त्रिकोण के संबंध, अभी नवमांश कुंडली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने नवमांश कुंडली, बहुत सारे अमीरों की कुंडलियाँ देखी, उसको नवमांश को देखे बगैर जजमेंट कभी नहीं करिएगा। नवमांश में मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। मैंने बहुत सारी नवमांश कुंडलियाँ ऐसी देखी है कि अगर आप नवमांश ज्यादातर वही लग्न रिपीट हो जाता है, यानी कि लग्न हो जाता है वर्गोत्तम। नंबर 1 वर्गोत्तमी मतलब लग्न को शक्ति मिल जाती है, लग्न बलवान हो जाता है। दूसरी बात, उसमें अधिकतर ग्रह या तो स्वगृही हो जाते हैं, नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूँ। अभी बर्थ कुंडली में कैसे भी ग्रह पड़े हैं आपके, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। ऐसा नहीं है कि लग्न में सब ग्रह नीच के हो और उधर जाके सब उच्च हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लग्न के ग्रह से ज्यादा मैं अभी इस वक्त नवमांश की बात कर रहा हूँ। नवमांश में अधिकतर ग्रह उसके, मतलब अधिकतर जैसे कि कम से कम 5 ग्रह बलवान हो जाते हैं, 6 ग्रह बलवान। अधिकतर तो मैंने देखा है कि नवमांश कुंडली में उनके सभी ग्रह जो बहुत जबरदस्त जो रीच होते हैं उनकी, मैं कभी कभी फॉरेन से यूएसए की कुंडलियाँ कुछ आती है, कभी यूके से लंदन वाले लोग हमको कुंडलियाँ भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ उसमें नवमांश कुंडलियों में अधिकतर ग्रह उच्च के हो जाते हैं या स्वगृही हो जाते हैं। अधिकतर मतलब ज्यादातर सभी के सभी ग्रह, इवन राहु केतु जैसे ग्रह भी वहाँ कन्या और मीन राशि में जुड़ जाते हैं, और वो कुंडली बहुत मजबूत बन जाती है। जैसे कि उच्च का ग्रह अगर जो नवमांश कुंडली में नीच का हो गया तो ये कुछ भी फल नहीं देगा। अगर आप खुश होते हैं कि भाई मेरा रुचक योग बन गया, भद्र योग बन गया, लेकिन वो अगर ग्रह वहाँ का अगर नवमांश में जाके नीच राशि का बन गया, जैसे कि हंस योग बना हुआ आपकी कुंडली में, और अगर आप नवमांश में देखेंगे अगर वो मकर राशि में चला गया गुरु, या फिर धनु या मीन का अगर गुरु है आपके केंद्र में धनु मीन या कर्क का, और वो नवमांश में अगर जो मकर का चला गया तो आपकी कहानी खत्म हो गई। वो नीच राशि का हो गया, वो ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकता। हाँ, बाहर से अच्छा कपड़ा पहना हुआ ग्रह देखा जा सकता है। आप लग्न कुंडली में देखेंगे बड़ा अच्छा अप टू डेट कपड़ा पहना हुआ ग्रह दिखाई देगा, लेकिन नवमांश में तो बिना कपड़े के हो गया, तो वो मजा नहीं है। याद रखिएगा, नवमांश कुंडली को आप हमेशा देखने की कोशिश करिएगा। नवमांश कुंडली में ज्यादा नहीं देखना, उसकी स्ट्रेंथ देखिए। ज्यादा नवमांश कुंडली में फिर अपोजिशन देखते रहो, ये सब देखते रहो, ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं करिएगा। नवमांश कुंडली का और एक बात बताता हूँ मैं, नवमांश कुंडली में लग्नेश कभी कभी देखो उसका, नवमांश कुंडली में जो भी लग्न हो वो लग्नेश, समझो नवमांश कुंडली में मीन लग्न आ गया और वो लग्न का गुरु
आपके कर्मस्थान में आ गया उच्च का फिर से, ये भी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। बी रिमेंबर दिस, नवमांश कुंडली का अगर जो लग्न इस कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छी जगह होना चाहिए तो मैरिज लाइफ के लिए ये प्लस पॉइंट होता है। जब जब कुंडलियाँ, एक आदमी अमीर है तो उसकी कुंडलियाँ बहुत तरह से अमीरत्व दिखाती है। उसके लग्न में शुभ ग्रह होगा, शुक्र जैसा ग्रह होगा, मालवीय योग होगा, नहीं तो शुभ ग्रह होगा, शुक्र ग्रह जैसा ग्रह होगा। क्योंकि अमीर आजकल पहचाने ही उसकी गाड़ी से जाता है, उसके हेलीकॉप्टर से, उसकी पहचान उसके कपड़े से, उसके घर से, ये मालवीय योग सब कुछ देता है। तो वो दूसरे ग्रह, दूसरे सपोर्टिंग उसको करते हैं। मैंने जो बोला ये सपोर्टिंग वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर ये नवमांश कुंडली को देख लिया, अब राहु केतु के बारे में बताता हूँ। मेन कुंडली के जो ये हीरो है, ये इसके बारे में बताता हूँ। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपकी कुंडली में केंद्र का स्वामी हो, जैसे कि ये सेम तुला लग्न को ही लेते हैं। तुला मेरे लिए इजी है, बेसिकली मेरा अपना लग्न है। इसके लिए केंद्र का स्वामी यानी कि किसी भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, जैसे कि ये शुक्र यहाँ आ जाए, साथ में राहु है, राहु या केतु, तुला लग्न है, इसका स्वामी शुक्र, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, साथ में राहु या केतु हो, बहुत बलवान फल देता है ये केंद्र। ये राहु केतु केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, अगर जो किसी भी ट्राइन का स्वामी यानी कि 1, 5, 9, देखिए ये यहाँ का देखते हैं हम 11 या 3 या 7, बराबर। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, ये त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में आ जाए और साथ ये जैसे कि इसका शुक्र हो, या इसे पहले इसी से बताता हूँ मैं, शुक्र हो केंद्र का, ये त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, शुक्र समझो यहाँ है, उसके साथ राहु आ जाए या केतु आ जाए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केंद्र का स्वामी या केतु भी हो तो चलेगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो राहु या केतु के साथ, याद रखिएगा केंद्र का स्वामी को त्रिकोण में जाना चाहिए, तब वो राजयोग देगा। त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में हो केतु के साथ या राहु के साथ, ये दोनों परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, ये देखिए ये केंद्र है, इसका स्वामी त्रिकोण का स्वामी शुक्र, तुला लग्न है, इसका स्वामी शुक्र है, ये केंद्र में है। तुला लग्न है, इसका स्वामी केंद्र में है और उसके साथ राहु है या केतु है, तो ये हो गया आपका राजयोग आपके कुंडली में। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो ये भी अकेला सफिशिएंट है राजयोग देने के लिए। जैसा आदमी राजयोग या रीच मैंने पाया है, अनुभव की बात है। देखिए मैंने ये योग गज के, ये कुछ योग ऐसे हैं जो मैंने बहुत सारे धनवानों की कुंडली में नहीं, बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, और ये सपोर्टिंग रोल है। मैं इसको ऐसा समझता हूँ, सपोर्टिंग रोल। मैंने इसको इसलिए थोड़ा सा अलग लिखा है, जानबूझकर अलग लिखा है, मैं समझाता हूँ। गज केसरी योग, चंद्र से केंद्र में गुरु हो। अभी चंद्र कुंडली आप बना दो कैसे भी, अभी चंद्र आपका यहाँ है केंद्र में, मतलब गुरु यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, यहाँ उसके साथ चंद्र गुरु की युति हो या चंद्र से केंद्र में गुरु हो, तब चंद्र गुरु का गज केसरी योग बनता है। और चंद्र मतलब कैसा, बहना, और गुरु मतलब पैसा। ये पैसे का बहना है, ये अमीरों के पास ही हो सकता है, गरीब के पास पैसा होगा ही नहीं तो बहेगा कहाँ से वो। तो ये गज केसरी योग का यही मतलब है कि बहना है। ये गज और गज माने हाथी, और ये शेर, ये कुछ अजीब चीज ये लोगों ने मिला दी है, लेकिन ये चंद्र गुरु मेन चीज है। पानी की तरह पैसा बहता हुआ दिखाई देता है, मतलब पैसे की फिक्र नहीं होती इनको। चंद्र गुरु का गज केसरी योग, पर्स भरा होता है इनका। अमीरों की कुंडली का वो गुण तो होना ही चाहिए। फिर एक सूर्य बुध का निपुण योग है। हर आदमी को ज्यादातर देखिए सूर्य बुध और शुक्र, सूर्य के साथ ही बुध और शुक्र चलते हैं, साथ साथ ही चलते हैं हर कुंडली में। सूर्य के सामने बुध और शुक्र कभी हो ही नहीं सकते। किसी कुंडली में किसी ने अगर सूर्य के सामने शुक्र बुध बना दिया तो समझ जाइए वो कुंडली ही गलत है। सूर्य बुध का अपोजिशन कभी नहीं हो सकता, सूर्य शुक्र का अपोजिशन जन्म कुंडली में कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये निपुण योग है, यानी कि हर चीज में होशियार होते हैं। सूर्य बुध का न युतो न दृष्टो, यहाँ भी एप्लीकेबल करिएगा। अभी लक्ष्मी योग, मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बोला जाता है। चंद्र मंगल ज्यादातर मैं देखता हूँ कि लक्ष्मी योग माना जाता है। अपोजिशन का इतना महत्व नहीं होता। चंद्र मंगल की जब युति होती है तब ज्यादा पैसा देता है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनता है, मैंने ज्यादातर देखा है चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग पैसा बनाता है। पैसे अमीरों की कुंडलियों में ये योग भी होता है। गुरु के साथ मंगल भी होता है। गुरु मतलब पैसा और मंगल माने ये गति है, स्पीड है। देखिए तो मंगल गुरु की युति भी कुंडली में हो
गुरु के साथ मंगल हो तो आदमी, मैंने बहुत सारे रीच लोगों की कुंडली में मंगल गुरु की युति भी देखी है। अभी इसको नेगेटिव नहीं मैं मानता हूँ, 6, 8, 12 में होने से ये गड़बड़ेगा। अभी आप चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बताएंगे और मुझे बोलेंगे यार चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग तो मेरे कुंडली में भी है, लेकिन 6, 8, 12 में है। 6, 8, 12 में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हो, सूर्य बुध का निपुण योग हो या गज केसरी योग हो 6, 8, 12 में, कोई मतलब नहीं। इसका कोई मतलब नहीं, यानी है लेकिन आपके हाथ में वो आएगा चला जाएगा। जैसे बैंक के मैनेजरों की कुंडली में हो सकता है पैसा गिनना है लेकिन लोगों का पैसा गिनना है, तो गज केसरी योग हो गया चंद्र गुरु का, लेकिन लोगों का पैसा गिनने वाला योग हो जाता है चंद्र गुरु का। ये बात है। अभी 10th हाउस में राहु, मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में 10th हाउस में राहु भी देखा है। अभी 10th हाउस में राहु आप किसी भी कुंडली में देखते हैं, राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में, वो किसी भी तरीके से अपने उस टारगेट पर पहुंचने की कोशिश करता है। 10th स्थान का राहु इंसान को, वो देखिए लग्नेश जब चतुर्थ पे जाता है तो इंसान खूना मार की अपने अपने आगे बढ़ने के लिए दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़ने वाले लोग नहीं होते। लग्नेश का जब 10th में जाता है, पर्टिकुलरली 10th स्थान जो है ना, वो कभी भी देखिएगा किसी भी कुंडली में लग्नेश अगर चतुर्थ स्थान में हो, यानी कि शुक्र यहाँ हो, समझो ये वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्र हमने चतुर्थ में लिख दिया, इसका मतलब ये यंग डेज में सक्सेस नहीं पाते ये, क्योंकि अपने सत्ता पर पहुंचने के लिए दूसरे को परेशानी में नहीं डाल सकते। लेकिन लग्नेश अगर शुक्र यहाँ हो, क्या नहीं, ऐसा अगर शुक्र है, अगर किसी कुंडली में आपने ऐसा लग्नेश शुक्र का, तो पर्टिकुलरली देखिए शुक्र तो थोड़ा हैप्पी है, ये तो कलाकारों की बात हो गई। लेकिन अगर कोई एरिस जैसा लग्न हो, मेष जैसा, और अगर मंगल जैसा अगर 10th में बैठ गया, तो वो कैसे भी करके अपनी सत्ता पाने के लिए अगले आदमी का परेशानी में डाल सकता है। ये जो रक्त क्या बोलते हैं, खून से जो विप्लव होते हैं ना, जब वो नेशन की कुंडली में देखा जाता है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी में लग्नेश जब चतुर्थ में होता है तो सत्ता पलटा बड़ा आसानी से होता है, यानी कि शांति से सत्ता पलटा होता है। अगर लग्नेश 10th में हो, अगर ट्रांजिट का भी ये लोग स्टडी करते हैं, जिससे वो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि सत्ता का जो परिवर्तन होता है लग्नेश 10th में, अगर जो राहु जैसा ग्रह के साथ हो, मंगल जैसे ग्रह के साथ हो, 10th में हो, तब वो खून होता है। मतलब कैसे किसी की भी जान चली जाए तो उनको वादा नहीं, ये राजनीतिक का नियम है उन लोगों का। ये इस तरह से कि लग्नेश का 10th में जाना, 10th हाउस में राहु है, ऐसा आदमी कभी भी अपनी सत्ता के रास्ते में आने वाले आदमी का के साथ किसी भी तरीके से नेगेटिवली, किसी भी तरीके से घटिया तरीके से बर्ताव करके भी वो उस जगह को पहुंचता है। लग्नेश चतुर्थ में वो आदमी को अपने आप नेचर पहुंचाए, ये ध्यान में रखिए। और नेचर को पहुंचाने को वक्त लगता है, नेचर धीरे धीरे पहुंचाता है। और लग्नेश 10th में हो, ऐसा आदमी खुद तय करता है कि मुझे कहाँ जाना है, और लग्नेश चतुर्थ में हो, उसका नेचर तय करता है, ये ध्यान में रखिएगा। 12th हाउस में वीनस, 12वें स्थान में शुक्र किसी भी कुंडली में, मैंने तो देखिए तुला लग्न की कुंडली में भी नीच राशि का शुक्र देखा है 12वें स्थान में, ये भी बहुत अच्छा फल देते हुए देखा है। बस शर्त है कि ये फॉरेन चला जाए, लग्नेश शुक्र 12 में चला जाए, यानी कि फॉरेन चला जाए, फिर बहुत अमीर होते हुए मैंने देखा है। कहीं भी शुक्र कोई भी कुंडली में 12वें स्थान में हो, क्योंकि शुक्र का काम ही, शुक्र का सबसे फेवरेट प्लेस है 12वां स्थान, शयन स्थान। शयन स्थान यानी कि पैसा है, उसको वापरना है, उसका एंजॉयमेंट करना है। और 12वें स्थान में शुक्र है, ऐसे आदमी अपने शरीर का भी उपभोग कर लेते हैं, यानी कि दे आर मास्टर्स इन देयर बेडरूम्स। ये लोग के पास सेक्स की महारत हासिल होती है। 12वें स्थान में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, मैरिज लाइफ के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है जब हम 12वें स्थान में शुक्र जैसा ग्रह देखते हैं, राहु जैसा ग्रह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 12वें स्थान में राहु हो किसी भी कुंडली में, मंगल हो, तो ये नेगेटिव हो गए। राहु मंगल जैसा ग्रह, देखिए मंगल करे दंगल। 12वें स्थान में किसी कुंडली में आप अगर जो मंगल देख लेते हैं तो आप समझ जाइए कि झगड़ा होगा हस्बैंड वाइफ का, यानी कि ये बेडरूम में झगड़ते हैं, ये ड्राइंग रूम में हंसते हैं, बेडरूम में झगड़ते हैं। ये सीधा सीधा गणित समझ लीजिएगा। मंगल राहु जैसा ग्रह 12वें स्थान में है, बेडरूम में है, तो ये लोग झगड़ते हैं। और राहु जैसा ग्रह तो 12वें स्थान में है तो ये सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज देता है। बट उसके साथ शुक्र को जोड़ दो, दूसरी कुंडली ऐसी हो, शुक्र जुड़ जाए, शुक्र को सबसे फेवरेट प्लेस मिल गया, इसकी एबनॉर्मलिटी को मजा आ जाएगा, शुक्र को भी मजा आ जाएगा, शुक्र मंगल का आकर्षण योग जब बन जाएगा। तो इस तरह से ये 12th हाउस का वीनस अकेला सफिशिएंट है राजयोग करने के लिए। किसी भी कुंडली में दूसरों के पैसे से धमाल करने वाले लोग देखे हैं मैंने। 12वें स्थान में शुक्र हो, ऐसे लोगों को मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे हैं, बड़े टॉप लेवल के, वो लोग दूसरों के पैसे से मजा करते हुए देखता हूँ मैं। 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO होते हैं
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो सीईओ है, उनके कुंडली में मैंने 12वें स्थान में शुक्र देखा है। कंपनी उसको रहने का, होटल का भाड़ा देता है, रहने के लिए घर अच्छा, 12वें स्थान में शुक्र है तो खाना अच्छा, रहना, वो सब कुछ उसको दूसरों के पैसे से मिलता है। इसको गुजराती में बोलते हैं पाल के पैसे त्यौहार। शुक्र जब होता है तो दूसरों के पैसे से ये त्यौहार एंजॉय करते हैं, खुद के जेब में हाथ डालने की इनको जरूरत नहीं पड़ती, शुक्र 12वें स्थान में हो उसके लिए। अभी थोड़ा पामिश्री के बारे में बताता हूँ। देखिए पामिश्री में जिसके भी हाथ में, देखिए ये जो शनि रेखा होती है, ये शनि रेखा यानी कि मनी लाइन सीधी कटे बिगर की पूरे ऊपर तक होती है शनि माउंट से। ये नीचे हमारे ये वलय से निकल के ये सीधी ऊपर तक जाती है शनि माउंट तक, कंकण से। ये जो कंकण है नीचे अपने, कंकण नहीं, इसको बोलते हैं मणिबंध। मणिबंध से निकल के सीधी ये रेखा सीधी शनि तक जाती है, पैसे की रेखा। ये आप समझ जाइए कि ये धनवान की कुंडली है या ये धनवान आदमी है। जब ऐसा आप देखते हैं और आदमी ऐसा लंबा चौड़ा ऊंचा होता है, ज़्यादातर देखिए लक्ष्मी स्वयं प्रकाशित है, लक्ष्मी को स्वयं तेज है। आप कोई भी अमीर आदमी को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये उसको बोलना नहीं पड़ता है। देखिए आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन के एयरपोर्ट पे चले जाइएगा, कोई कोई हाफ पैंट पहनकर जाता हुआ अमीर आदमी आपको दिखाई देगा, आपसे ज़्यादा तेजस्वी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? वो लक्ष्मी स्वयं तेजस्वी है। लक्ष्मी को खुद को प्रकाश है, तेज है उसको। देखिए एक तो तेज होता है, ज्ञान का तेज होता है, गुरु का तेज होता है, यानी कि एक सात्विकता का तेज होता है, और एक लक्ष्मी को तेज होता है, यानी कि गुरु और शुक्र ये दोनों को तेज होता है। उसमें गुरु का जो तेज है वो सात्विक तेज, शुक्र वालों को तेज, वो सात्विक तेज की बात नहीं है, वो पैसे का तेज है। पैसा छीन लो उस आदमी से, 6 महीने के बाद वो आदमी का चेहरा बदलते हुए मैंने देखा है। पैसे को स्वयं, लक्ष्मी को स्वयं तेज, स्वयं प्रकाशित है लक्ष्मी। तो ये बात होती है कि अमीर आदमी दिखाई देता है, उसके चेहरे से दिखाई देता है, उसको कपड़े से उसकी कोई वो जजमेंट करने की बात नहीं है। हाथ में मनी लाइन पूरी होगी, हाथ एकदम सॉफ्ट होते हैं। जो खानदानी अमीर होते हैं उनके हाथ एकदम, देखिए पाम एकदम सॉफ्ट होते हैं। और ये रेखाएं होती है, इतनी गहरी रेखाएं नहीं होती, एकदम लाइट रेखाएं होती है। आप कभी भी देखेंगे लाइट रेखाएं होती है, और एकदम ज़्यादा कम रेखाएं हो हाथ में तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा रेखाओं का झमेला होता है तो वो अच्छी रेखा, अच्छा हाथ नहीं माना जाता पामिश्री में। तो ये देखिए सामुद्रिक शास्त्र, मैं आपको बताता हूँ सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताता हूँ। सामुद्रिक शास्त्र में मैंने जो बताया आपको, यही आदमी का फेस रीडिंग है। मैं कहीं जॉब करता था, और एक टाइम मैंने ऐसा देखा कि एक जगह पे मैंने जॉब किया था, तो उसका जो डायरेक्टर था, मालिक था, वो ऑलवेज जोर जोर से चिल्लाता था, और ये वो ऑलवेज डिस्टर्ब था। तो मेरे समझ में नहीं आता था कि ये आदमी इतना बड़ा एम्पायर, और दिखने में भी बहुत रुबाबदार, अभी लक्ष्मी है, स्वयं प्रकाशित है, काफ़ी अच्छा रुबाब था उसका। बाद में एक दिन सडनली मैंने उस डायरेक्टर साहब की वाइफ को कंपनी में आते देखा, और मैंने देखा कि वो बहुत शांति से गजगामी चाल चलते थे, मतलब धीरे धीरे चलते थे, गजगामी चाल। और शी ब्रॉट सम, उसके लिए शायद खाना लेकर आए थे, और आई हैव सीन दैट, और उसको देखते ही मैं समझ गया कि ये लक्ष्मी सारी इसकी है, ये सिर्फ इसका एक गार्डियन है। गार्डियन मतलब ये इसके लिए खेत में काम करता हुआ बैल प्रकार का जीवन जी रहा है इंसान, क्योंकि इसको न तो लक्ष्मी का कंट्रोल हो रहा था, न तो इसको हर बात पर झगड़ा सूझ रहा था। लक्ष्मी तो आनंद देने वाली लक्ष्मी, वो लक्ष्मी सिर्फ उस स्त्री की थी। आई हैव सीन दैट, और मैंने ऐसा बहुत सारा अनुभव भी किया है कि ऐसे बहुत सारे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ 3-4 लड़कियाँ होने के बाद पिता की हालत बहुत सुधर जाती, पिता छोटे लेवल से होकर बड़े लेवल पे चले जाते हैं, अपने बिजनेस शुरू हो जाते हैं, और इनके विवाह के बाद ऐसी लड़कियों के विवाह हो जाते हैं, और फिर पिता का वापस उसी लेवल पे आ जाना, यानी कि कभी कभी देखता हूँ मैं बिजनेस में फिर लॉस हो जाता है, और बाद में वापस पिता उसी छोटे से लेवल पर आ जाता है, वापस वही छोटी दुकान में, या वापस छोटी उस जॉब पर, या रिटायरमेंट की बहुत ख़राब परिस्थिति में आ जाता है। ऐसा मैंने देखा है। ऐसे लोगों को हम सुझाव देते हैं कि अपनी बेटियों का हिस्सा देखिए उस बिजनेस में एज इट इज़ बरकरार रखिए। आप अच्छी तरह से उस संतान को अपने रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जो लकी है। आदत अधिकतर मैं देखता हूँ, देखिए लक्ष्मी का स्वरूप है। आज ये धनवानों की बात निकली है तो मैं लक्ष्मी का स्वरूप के बारे में बताता हूँ कि स्त्री का स्वरूप है लक्ष्मी का। लक्ष्मी हमारे घर में आती है, माता के स्वरूप में आती है, कभी बहन के स्वरूप में आती है, वो लक्ष्मी चली जाती है, पत्नी के स्वरूप में आती है, माता के स्वरूप में जो लक्ष्मी है वो हमारे घर में स्थायी रह जाती है। लेकिन बेटी के स्वरूप से जो लक्ष्मी आती है, वो लक्ष्मी जैसे ही बेटी का विवाह कर देते हैं चली जाती है। उसका हमेशा हिस्सा, हम बोलते हैं ज़्यादातर लोगों को कि उसका 40-50% का जो परसेंटेज है वो ईमानदारी से बिजनेस में अपने प्रॉफिट मार्जिन में बचा के रखिएगा, और वो हर साल रीइंबर्स करते रहने से आपका जो बाकी का 50% का बिजनेस है वो एज इट इज़ रहेगा। अदरवाइज वो जो लक्ष्मी वाला इंसान है वो जहाँ भी चला जाता है लक्ष्मी वहाँ चली जाती है। मैं कभी कभी देखता हूँ किसी के घर पे कोई गेस्ट आते हैं
गेस्ट भी देखिए वो भी पैसा लेके आता है। ऐसा धनवान आदमी किसी के घर गेस्ट हो जाता है। आप कई कहानियां पढ़ते हैं कि बलि बलि राजा के घर पे लक्ष्मी जी गए और लक्ष्मी जी घर जाते ही घर में वहाँ और धन का लाभ आने लगता है। वो पाताल में गए थे विष्णु जी को लेने, वो सब कहानियां हैं। तो जहाँ भी देखिए कहानियां हैं उसमें से आप समझने की कोशिश करिए कि लक्ष्मी जहाँ जाती यानी लक्ष्मीवान जहाँ भी जाता है वहाँ लक्ष्मी आती। उसको लक्ष्मी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। आई हैव सीन लॉट ऑफ चार्ट्स, अगर जो लक्ष्मीवान आदमी जिंदा रह जाए तो फिर से लक्ष्मी बनती है। तो ये सब हमारा अनुभव है, मैंने जो आपको बताया। ये पंच महापुरुष योग का, निजभंग राजयोग का, विपरीत राजयोग का मैंने बताया, लग्नेश के साथ केतु का मैंने बताया धन भाव में, लॉर्ड लग्न लॉर्ड सेकंड में हो। अभी इसमें कुछ चीजें नहीं भी होनी चाहिए, जैसे कि गुरु है, चंद्र से गुरु छेवा नहीं होना चाहिए, शकट योग बन जाता है। देखिए दारिद्र्य योग की भी अपनी एक चैप्टर और है जो दारिद्र्य योग है। नीच राशि का सूर्य है, देखिए ये रहा, ये कुंडली में हजारों योग के, शुभ योग के सर्वनाश करने के लिए अकेला सफिशिएंट है। सूर्य जब नीच राशि का होता है किसी भी कुंडली में, जब भी देखिएगा सूर्य नीच राशि का हो वो अकेला सफिशिएंट होता है। किसी भी कुंडली को देख लीजिएगा उसमें कोई ना कोई ग्रह लग्न में होना चाहिए या लग्न को देखना चाहिए। अगर आप सब कुछ आप देखते हो और अगर लग्न को कोई ग्रह देखता नहीं या लग्न को कोई ग्रह देखता नहीं या लग्न में कोई ग्रह नहीं, तो ऐसे आदमी को कोई डायरेक्शन नहीं है। ध्यान में रखिएगा, लग्न में रहा हुआ ग्रह भी पंच महापुरुष जैसा ग्रह बलवान, वो बलवान बन जाता है, एक्सट्रीम बलवान बन जाता है। लग्न में कोई ना कोई ग्रह चाहिए, अदरवाइज आपकी कुंडली वो भी माइनस पॉइंट दिखाती है। तो याद रखिएगा, जो जिस तरह से राजयोग अपना फल देते हैं इस तरह से नेगेटिव योग भी अपना फल देते हैं। अभी इसका फल वो कब देते हैं? कभी कभी लोग बोलते हैं कि विषोत्तरी दशा के दरम्यान देते हैं, ट्रांजिट में जब उसका फल आ जाता है तब देते हैं। डेफिनेटली वो ट्रांजिट में भी फल देते हैं, विषोत्तरी दशा में भी देते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि बाकी के दिन में वो ग्रह सो जाता है, ऐसे वो सोता नहीं ग्रह। हंस योग है, मालवीय योग है, जैसे कि देखिए भद्र योग है किसी की कुंडली में, ये आदमी बैठे बैठे पूरे जीवन भर व्यापार की ही सोचता रहता है और इसीलिए उसका टेंडेंसी इसी टकरा का होता है। जैसे रोचक योग वाला आदमी हमेशा ये बैठे बैठे बड़ी सत्ता पे जाने का सपना देखता रहता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और ये मेरा वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और कोई सुझाव हो इसमें डेफिनेटली होगा तो प्लीज़ लिख दीजिएगा। मैं और वीडियोस कुछ और डिटेल्स में बनाऊंगा डेफिनेटली। मैंने जो जाना है उसको इन शॉर्टली मैंने बताया, बिना देखिए किसी का ज्ञान कभी आपका परिचय नहीं बन सकता। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो ये सब लिखा हुआ है, इसको मान नहीं लेना है। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो बोला यही सच है, ये सच है, ये भी सच है। आपको अपना सच खुद ढूंढना पड़ेगा, किताबों को लेना पड़ेगा, उस किताबों में देखना पड़ेगा। मैंने जो बोला है उसमें से अपने चार्ट में से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपका कितना याद रहता है, ये सब चीज़ का भी